सबसे पहले तो वेलकम के काबिल है ये विषय, रशिया यूक्रेन वॉर सिक्योरिटी इम्परेटिव्स फॉर इंडिया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे शहर में तो इस बेहद रेलिवेंट और बेहद समीचीन विषय पर अभी तक कोई अच्छा सेमिनार नहीं हुआ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं और हमारे प्राचार्य जी इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं एकेडमिक एक्टिविटीज़ को, और शायद ईश्वर की महती कृपा है, जैसा कि सेंट पोएट तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, जहीं पर कृपा करहि जन जानी, ते ही पूर अजिर नचावहि बानी। अजिर का मतलब होता है आंगन। शायद हमारे ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज पर बहुत कृपा है ईश्वर की, इसलिए आज इस बेहद समीचीन विषय पर सारस्वत नृत्य आज यही होने वाला है। वार इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, लेकिन वार अच्छी चीज नहीं है। जब ये वार चालू हुआ विद द अटैक ऑफ रशिया ऑन यूक्रेन ऑन 24th of February 2022, almost 7 months after, Shanghai Cooperation Organization summit was held, and in the sidelines of that summit, our honorable Prime Minister Narendra Modi ji, he very solemnly asked and impressed on President Putin that this is not an era of war. ये युद्ध का जमाना नहीं है। Dialogue, diplomacy and democracy is the only way forward. इस समिट में पुतिन ने मोदी जी को डियर फ्रेंड कहा। इसके बाद कई सारे टेलीफोनिक टॉक्स के दौरान प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो मोदी जी ने बातचीत की, उसमें हर बार उन्होंने इस चीज़ को इम्प्रेस किया कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली वे फॉरवर्ड। एससीओ समिट की साइड लाइन में एक बड़ी अच्छी बात कही पुतिन साहब ने, जो कि ऐसा लगता था जैसे कि निगोशिएटिंग टेबल पर आ जाएंगे दोनों और ये युद्ध जो है इसका सेटलमेंट कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम तो निगोशिएशन टेबल पर आने के लिए रेडी हैं, वी आर रेडी टू कम टू द निगोशिएशन टेबल, बट आवर एडवर्सरी इन फैक्ट वांट्स टू सेटल द मैटर इन द बैटलफील्ड मिलिटरी। और हम देख रहे हैं कि द वॉर हैज बिकम अ प्रोट्रैक्टेड वॉर एंड इट इज ड्रैगिंग फॉर मोर देन 1 year, बट स्टिल द वर्ल्ड हैज नो सॉल्यूशन to this very destructive war. How this war will end and in which way this will end and what will be the outcome of this war, we are still in the dark. Modi also said in the same SCO summit to President Putin that the world is suffering from food security, fuel security, and fertilizer security. Ukraine is wheat bowl of the world. गेहूं का कटोरा है, और हम सब जानते हैं कि इस युद्ध की वजह से ह्यूमन सिक्योरिटी, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी आर थ्रेटेंड। मानव सुरक्षा के सारे पहलू, जिसमें फूड सिक्योरिटी भी आता है, हेल्थ सिक्योरिटी भी आता है, एनर्जी सिक्योरिटी भी आता है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी भी आता है, ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर बीइंग थ्रेटेंड, and still we do not have any end to this war. In fact, world does not have any means, world does not have any way, world could not offer any solution to this war till date. Well, टाइम तो हमको बहुत कम दिया है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह के मौजूद को एड्रेस करने के लिए वेलकम हम जरूर कर सकते हैं 5 मिनट में, लेकिन इस ऐसे विषय का वेलकम करने के लिए तो थोड़ी सी गुस्ताखी मैं करूँगा सर। आप सब सदर हैं इस सत्र के, और गुस्ताखी माफ करेंगे, टाइम कंस्ट्रेंट भी है ये। हाँ, लेकिन ये है कि डिफेंस स्टडीज इज माय फर्स्ट लव इन फैक्ट। अलग से
स्टडीज इज माय फर्स्ट लव। शादी बाद में पॉलिटिकल साइंस से हो गई। प्रारंभ की बात है, हम क्या कर सकते हैं। हमारे प्राचार्य बहुत दरिया दिल है, इन्होंने इस मेच्योरिटी में हमको कन्वीनर बना दिया डिफेंस स्टडीज डिपार्टमेंट का। तो डिफेंस स्टडीज के साथ एक अफेयर करने का इस मेच्योरिटी में मौका दे दिया। तो बहुत दिलदार आदमी है हमारे प्राचार्य। तो ये प्राचार्य से स्पेशली कहना है, आप भी प्रेसिडेंट हैं इस सत्र के, कि टुडे आई हैव अ डेट विद डिफेंस स्टडीज। तो मेरी इस डेट के साथ हमको कम से कम 12-15 मिनट क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आप मौका दें। ये हमारी बड़ी निवेदन है। रेडी टू गिव टाइम। थैंक यू सो मच। In fact, war, there is a very fine saying, and I do believe in the saying that there has never been a good war, and there has never been a bad peace. कभी कोई युद्ध अच्छा नहीं होता, शांति किसी भी रूप में सदैव अच्छी होती। एक माइनॉरिटी ओपिनियन भी है, कुछ लोगों ने वार को ग्लोरीफाई किया है, जैसे कि हीगल वो कहता है कि ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ पीस ह्यूमन बीइंग्स गेट करप्टेड। इसकी लग्जरी में लोग करप्ट हो जाते हैं। वॉर ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लार्किट्स को भी कहेंगे, उन्होंने ग्लोरीफाई ही किया है वॉर को। मुसोलिनी कहता है कि पैसिफिज्म इज कावर्डिस, वॉर इज टू मैन व्हाट मैटर्निटी इज टू वुमन। हेराक्लाइटस की एक कहावत याद आती है, बहुत पुराने सोफिस्ट विचारक रहे हुए हैं ग्रीस में, पुराने एंशिएंट ग्रीस में। उन्होंने कहा है वॉर इज फादर ऑफ ऑल द थिंग्स। शायद उनका कहने का यही मतलब होगा कि बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये वार पर डिपेंड करता है कि हम लोग वार को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत डिबेटेबल चीज़ है, जिस पर कभी लोग बात करेंगे। तो वार तो कभी भी लड़ना है, नेशंस को प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। तो बहुत सारा हमारा रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सब इसलिए होता है कि हमको वार जरूर कभी कभी करना है। खैर, जो 2 मिनट में बात करूंगा कि जो मोदी जी का और हमारे भारतवर्ष का चिरकाल से वार के प्रति एटीट्यूड टुवर्ड्स द वार इटसेल्फ जो रहा है, उसको बहुत अच्छे ढंग से एक बहुत बड़े पोएट है, सब परिचित है, फिल्म लिरिसिस्ट भी रहे हैं, साहिब लुधियानवी। इन्होंने 1965 वार के बैकड्रॉप में एक बहुत बड़ी नज़म लिखी। नज़म बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत ही समीचीन है यहाँ पर उद्धृत करने के लिए। एंड आई वुड लाइक टू कोट। इसका जो उन्वान है, जो टाइटल है, वो ये है, ऐ शरीफ इंसानों। मैं कोट करने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, हम नए आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूहे तामीर जख्म खाती। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है सर, कि जो युद्ध से द होल फिलॉसफी ऑफ क्रिएटिविटी, रूहे तामीर का मतलब है कि सृजन का सारा दर्शन चोटिल होता है। बम घरों पर गिरे की सरहद पर रूहे तामीर जगमगाती है, और खेत अपनों के जले या औरों के, जिंदगी फांकों से तिलमिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, ओक धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल है। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। एहतियाज मीन्स स्कैर्सिटी, अभाव। आगे उन्होंने लिखा है, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। हम और आप सबके घरों में सम्मा जलती रहे तो बेहतर है। इतनी ही नज़म में कोट करूंगा। इसके आगे उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी और लिखी है कि जंग के और भी मैदान,
तो इस जंग के और कौन से मैदान हैं, इसके बारे में हमारे स्वरूप साहब जानते होंगे। हम लोग तो सुने हैं, केवल प्रोफेसर अलग हिंदी थे पर्सियन और उर्दू डिपार्टमेंट में हमारी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है कि जंग के और भी मैदान। और मैं कोट करना चाहूंगा कि दोस्तों याद रहे कि जंग न होने पाए, अमन का आईना बदरंग न होने पाए। जंग करना है तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जंग करो, फसल खेतों में उगाने के लिए जंग करो, भूख पेटों से मिटाने के लिए जंग करो, मगर याद रहे दोस्तों कि जंग न होने पाए, अमन का आईना बदरंग न होने पाए। तो जंग के लिए पूरे भारतवर्ष का यही एटीट्यूड है जो सारे लुधियानवी ने व्यक्त किया है। इंडिया इज largely a peaceful nation, and India has never tried to grab the territory of its smaller neighbors. Never. हमने डिफेंसिव वॉर लड़े, लेकिन हमने किसी की टेरिटरी ग्रैब नहीं करनी चाहिए। मालदीव गए, लौट आए, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान को आजाद किया और लौट आए, हमने किसी की टेरिटरी ग्रैब नहीं करी है। तो इन जनरल एंड ऑन बैलेंस इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, और ये कभी इसने ऑफेंस नहीं किया और करना नहीं चाहता। और इसके साथ ही साथ तमाम सारी मजबूरियां होती हैं डिप्लोमेटिक, थोड़ी सी बात हम करेंगे बहुत जल्दी, आपको अश्योर करता हूँ, टाइम नहीं दूंगा। तो इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि इंडिया बेसिकली वांट्स सिक्योरिटी थ्रू पीस। ये आइडियलिस्टिक अप्रोच है। दूसरा जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो है पीस थ्रू सिक्योरिटी। हम चाहते हैं कि पीस रहे सराउंडिंग्स में, वर्ल्ड में, और उसके माध्यम से हमें सुरक्षा मिले। और हम तो गोल्डन मीन पाथ वाले लोग हैं। इंडिया ने कहा जाता है कि 91 के बाद रियलिज्म की तरफ एक मार्च किया, लेकिन हम प्योरली रियलिस्ट कभी नहीं होंगे, हमारी संस्कृति में नहीं है। हम तो बुद्धा के गोल्डन मीन पाथ वाले हैं, हम जैन धर्म के स्यादवाद वाले हैं, किसी एक चीज पर एकदम से विश्वास नहीं करते। तो हम रियलिज्म से चले, आइडियलिज्म से चले रियलिज्म की तरफ, लेकिन प्रैग्मेटिज्म तक पहुंचे, रुक गए। हम कभी भी 100% रियलिस्ट नहीं होंगे। रियलिज्म में वार मॉन्गरिंग भी ज्यादा वार, रियलिस्ट पॉलिटिक्स ही ऐसी है जो वार को जन्म देगी। है जो ये रशियन यूक्रेन वॉर है, अगर एक मिनट में बात करूं इसकी काजेस पर, इसकी ओरिजिन पर, तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, आफ्टर द डिसमेंटल ऑफ यूएसएसआर, वार्सा पैक्ट तो डिसॉल्व हो गया, लेकिन नेटो डिसॉल्व नहीं हुआ। द सीड्स ऑफ दिस वॉर लाई इन एक्सपेंशन ऑफ नेटो, और नेटो हैज बीन कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। अगर हम रशियन फेडरेशन जो आज का रसिया है उसकी ज्योग्राफी को देखें तो नॉर्थ में आर्कटिक है, परमाफ्रॉस्ट रीजन, और हम पहले इधर रसिया के ईस्ट में आ जाएं तो वहां बेरिंग स्ट्रेट के क्रॉस एक ऑफशोर स्टेट है अमेरिका का, अलास्का। अमेरिका एक प्रकार से उधर है। अब हम वेस्ट की तरफ अगर देखते हैं तो जो रसिया का वेस्ट है वो है ईस्टर्न यूरोप। लगभग सभी ईस्टर्न यूरोप के देश, कुछ तो पहले से नाटो के मेंबर थे और कुछ अभी हाल में, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो जो सबसे पहले 3 रिपब्लिक उसके विकसित होने वाले थे, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, 2004 में नेटो में शामिल हो गए, अमेरिका ने शामिल किया। ये वेस्ट से सराउंड करते हैं, सर्कल करते हैं रसिया को। पोलैंड सबसे पहले 99 में, when Poland joined NATO, then it raised a lot of security ruffles and concerns in Russia. पोलैंड के प्रति प्राचार्य हमारे इतिहास के विद्यार्थी हैं, धीरज जी बैठे हुए हैं, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं। पोलैंड के प्रति रूस बहुत सेंसिटिव रहा है सदैव, मोस्ट ऑफ द टाइम रसिया हैज बीन अटैक्ड थ्रू पोलैंड। वर्ल्ड वॉर 2 के प्रारंभ में भी पहले ही हिटलर ने उसको सिक्योर कर लिया था पोलैंड पर आक्रमण करके, वहीं से वार की शुरुआत हुई। तो उसी समय से रूस बहुत कंसर्न था
लेकिन चीजें यहाँ तक नहीं पहुंची। तो ईस्ट में खुद अलास्का है, अमेरिका है, जो रूस का नॉर्थ है वो परमाफ्रॉस्ट रीजन है, आर्कटिक ओशन। वेस्ट से पूरी तरीके से एनसर्किल्ड है, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, एवरी कंट्री इज मेंबर ऑफ नेटो बाय नाउ। अब जब साउथ की तरफ यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, ये सब साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ ही है। यूक्रेन जब शामिल होने की तैयारी में आ गया और अमेरिका वाज हेल बेंट टू co-opt यूक्रेन इन NATO, and Ukraine was just very ready and trying to join as soon as possible. This proved the proverbial last straw that broke the camel's back. क्योंकि अब केवल साउथ ही बचा था कि रूस की गर्दन पूरी तरीके से वेस्ट और अमेरिका न पकड़ ले। कोई भी राष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। Then Putin attacked Ukraine on 24th February 2020. The war is still dragging on. कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता। कोशिश हो रही है, अभी हमारे यहाँ G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, उस पर भी 1 मिनट हम बात करेंगे बहुत जल्दी। इसके बाद अगर हम जो उदय को बहुत ही मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया विषय चुना है इन्होंने, सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स फॉर इंडिया। 4-5 बातें मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि 2-3 तो छोटी चीजें हैं कि जो लेसन्स हैं इस वार से इंडिया को लेने चाहिए, और इंडिया को क्या सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स है, क्या अर्जेंट चीजें हैं जो कि उसकी सिक्योरिटी के लिए। पहली चीज तो है, कोई भी वी आर बॉर्न विद 2 परमानेंट एडवर्सरीज इन द नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, and both are चिपक also. China and Pakistan, they are चिपक, means they are great allies, adversary of both of them. We are born with 2 permanent adversaries. कभी भी वार हो सकता है, कभी भी। पाकिस्तान तो अभी इकोनॉमिकली इन सैम्बल्स, लेकिन चीन जो है बड़ा एडवर्सरी है। तो फ्यूचर का कोई भी वार जो होगा हमारे एडवर्सरी के साथ, वो स्टैंड एलोन वार होगा। इसके लिए इंडिया को प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके लिए मूल मंत्र है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन, इन डिफेंस मटेरियल, इन वॉर मटेरियल। ये तो लॉन्ग टर्म गोल है। इन द शॉर्ट रन जो है हमारा डिपेंडेंस रूस पर बहुत ज्यादा है, रशिया पर बहुत ज्यादा है। मोस्ट ऑफ आवर वेपन्स, टैंक्स, फाइटर्स, वो सब रसिया के हैं, और रसिया जो है वो स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम उस पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। दूसरी चीज ये है कि कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद कुछ टिल्ट जो है हमारा इधर दिखाई पड़ता है यूएसए की तरफ। अभी तक मुझको कोट याद है, बहुत अच्छा लिखा था वो एडिटोरियल में, पूरी नहीं एडिटर थे उस समय, कि Russia India relations, history is on the right side of Indo-Russian relations. History is on the right side of Indo-Russian relations, but Indo-US relations are on the right side of history. मतलब ये है कि इस समय की मांग है कि हमारे जो रिलेशंस है वो कल्टीवेट किए जाने चाहिए यूएसए के साथ। है, हमने कोशिश भी की, CTBT साइन करी, कुछ अच्छे वाजपेयी जी ने विजिट किया, तमाम सारे उधर रशियन उधर यूएस प्रेसिडेंट्स ने भी विजिट किया और बॉन्ड हामी दिखी कुछ, बट इंडो यूएस रिलेशंस कुड नॉट टेक ऑफ। और मैं थोड़ा सा लाइट वेन में कहना चाहूंगा कि यूएसए इज लाइक अ फिकल एंड अनसर्टेन गर्लफ्रेंड, एंड रशिया इज अ डिपेंडेबल पार्टनर। 1955 से मुझको याद है, मैंने पढ़ा है ये विषय, निकिता क्रुश्चेव ने कश्मीर इशू पर हमारा क्लेम जस्टिफाई किया, कश्मीर पर, जम्मू एंड कश्मीर पर जस्टिफाई किया खुले मंचों पर। 6 बार यूएसएसआर ने हमारे लिए वीटो यूज किया है सिक्योरिटी काउंसिल में। इट्स अ बिग थिंग।
आगे भी रसिया वीटो यूज कर सकता है हमारे लिए। ये चीज सिक्योरिटी इंपैरेटिव है, ये इंडिया को याद रखना चाहिए। एक और छोटा सा ये है कि जो फ्यूचर वार्स हैं इनमें जो साइबर वार है, साइकोलॉजिकल वार है, इलेक्ट्रॉनिक वार है, बहुत एम्फेसिस होगी एंड वी आर फार बिहाइंड चाइना, स्पेशली इन साइकोलॉजिकल वार। सुनजू के टाइम से चाइना बहुत आगे साइकोलॉजिकल वार में, इस तरह हमें सोचना चाहिए। दो बड़ी चीजें कहकर के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अप टू नाउ इंडिया हैज मेंटेन्ड न्यूट्रलिटी regarding this Russian-Ukraine war. India has avoided to take sides. हम न्यूट्रल रहे हैं कितनी बार, कई बार सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ जनरल असेंबली में वोटिंग हुई एंड वी एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रसिया। ये सबसे बढ़िया स्टैंड है भारत का। इमरान खान अब तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, जब पहले प्राइम मिनिस्टर थे तुरंत भागे रूस टू एम्ब्रेस पुतिन। चीन एवरी डे इज गोइंग टू रसिया टू एम्ब्रेस पुतिन। अगर भारतवर्ष ने क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया ओपनली रसिया को और साइड लेना चालू कर दिया वेस्ट का, यूक्रेन का, ये बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। इससे एक बड़ी चीज ये होगी कि जो 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 जो, जो ये चाइना और पाकिस्तान का एम्ब्रेस है पुतिन को दिया जा रहा है, दैट विल टाइटन। हमको इस एम्ब्रेस को टाइटन नहीं होने देना, हमको न्यूट्रलिटी बनाए रखनी है। ये कहा जा रहा है कि जो समिट चल रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की, इसमें बहुत कोशिश होगी कि यूक्रेन वार पर बहुत बात हो, लेकिन G20 इकोनॉमिक फोरम, हमको अवॉइड करना चाहिए कि वो हावी न होने पाए। हमको एब्सटेन करना है रसिया के खिलाफ वोट देने से, हमको साइड टेकिंग से एब्सटेन करना है, हमको न्यूट्रलिटी बनाए रखनी है, क्योंकि रसिया इज डिपेंडेबल पार्टनर, हमारी सिक्योरिटी के लिए मोस्ट रिक्वायरमेंट है। यूएसए इज द फ्रीकर एंड अनसर्टेन कॉन्फ्लिक्ट, रसिया इज डिपेंडेबल पार्टनर। शॉर्ट टर्म में हमारा सारा स्पेयर सब कुछ डिफेंस के लिए वो रूस से आना है, और इतिहास गवाह है रूस ने हमको बहुत हेल्प करी। तो जो सिक्योरिटी इम्पेरेटिव से वो अलग तरह के होते हैं, बेसिकली तो हम वॉर मांगर नहीं है, वी आर पीसफुल, वी डू नॉट लाइक वॉर, वी डू नॉट सपोर्ट वॉर। लेकिन जो डिप्लोमेसी के हैं, फॉरेन पॉलिसी के हैं, नेशनल इंटरेस्ट के जो कंपल्सन्स हैं, they dictate that India must maintain neutrality, must abstain from voting against Russia, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। एक बहुत बड़ी चीज मैं कहना चाहता हूं लास्ट में, जो कि एक बहुत बड़ा टेक अवे है इस वॉर का, बहुत बड़ा लेसन। जब यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ तो 15 रिपब्लिक्स हैं, 14 हैं रसिया को छोड़कर। इन सारे रिपब्लिक्स में ओनली 4 वेयर बॉर्न विद द बॉम्ब। चारों के पास पैदाइशी न्यूक्लियर बम था, रसिया के पास, कजाकिस्तान के पास, बेलारूस के पास और यूक्रेन के पास। लेकिन इन चारों ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसफर कर दिए रसिया को। बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक दैट दे कमिटेड। और मैं यूक्रेन की बात करना चाहूंगा। 2 जून 1996 को बुडापेस्ट मेमोरेंडम फॉर सिक्योरिटी एश्योरेंस के अंतर्गत 1700 न्यूक्लियर वेपन्स एंड डिलीवरी सिस्टम मिला करके MIR मिसाइल्स थी, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल होती हैं, जो 10 दिशाओं में 12 दिशाओं में एक साथ फायर करती हैं, सबको ट्रांसफर कर दिया यूक्रेन ने इस बुडापेस्ट मेमोरेंडम फॉर सिक्योरिटी एश्योरेंस के अंतर्गत रसिया। और रसिया, अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम यही सिक्योरिटी गारंटर थे।
और रसिया ने बाद में 25 साल बाद अटैक किया। अगर यूक्रेन के पास आज न्यूक्लियर वेपन होता, यूक्रेन वुड हैव बीन महफूज, सेफ होता आज। अंकल सैम और अंकल फ्रेडरिक को केवल न्यूक्लियर वेपन से डिटेक्ट करते हैं। अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर कभी अटैक नहीं कर सकता। अमेरिका कभी अटैक नहीं कर सकता ईरान पर। अमेरिका कभी अटैक नहीं करता इराक पर अगर उसको ये पता न होता साफ साफ कि इराक डजंट हैव एनी न्यूक्लियर वेपन्स ऑन इट्स टेरिटरी। ये बहुत बड़ा टेक अवे है। एनी मिसकंसीव्ड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, एनी हेस्टी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट विल रूइन यू। भारतवर्ष को कभी भी, इंडिया मस्ट नेवर साइन सीटीबीटी, इंडिया मस्ट नेवर साइन एनपीटी। यूक्रेन ने एनपीटी साइन कर, सब कुछ दे दिया। 25 साल तक पूरा खंगाला आईएईए ने जब साफ हो गया, रसिया ने अटैक किया। तो ये बहुत सबसे बड़ा टेक अवे है, सबसे बड़ा लेसन है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी इंपेरेटिव है इंडिया के लिए। एनी मिसकंसीव्ड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इनवाइट्स रूइन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धृष्टता कर रहा हूं जंगजू के सामने। जंग की बातें बहुत शोभा नहीं देती। मैं बहुत ही हार्टी और कॉर्डियल वेलकम एक्सटेंड करता हूं। I, on behalf of the college, on behalf of the Department of Defense Studies, on my own behalf, I extend a hearty and cordial welcome to Major General Manoj Kumar ji। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप रखते हैं, हम आपसे सुनने के लिए मुंतजिर हैं। और इस इनॉग्रल सेशन में सर हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे पूज्य गुरु प्रोफेसर अभिनंदन स्वरूप जी, इनकी गोद में बैठकर मैं पढ़ा हूँ। जब हम लोग पढ़ा करते डिफेंस स्टडीज तो डिफेंस साइकोलॉजी का पेपर हुआ करता था, बड़ा अच्छा पेपर था। What prepares a human being to lay down his life, ये पढ़ाया जाता था डिफेंस साइकोलॉजी। किस तरह की साइकोलॉजी प्रिपेयर करती है इंसान को टू ले डाउन हिज ओन लाइफ फॉर द सेक ऑफ नेशन एंड सोसाइटी। तो ऐसे हमारे प्रोफेसर साहब आर्य स्वरूप जी जिनकी गोद में बैठकर मैं पढ़ा हूँ, ये बड़ा सौभाग्य है कि इतने सीनियर पर्सन को और ऐसे लोगों को हम अपने बीच में आए हैं आज। आप सीनियर प्रोफेसर हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, उसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी में डिफेंस स्टडीज के हेड रहे हैं। सर इस इब्तिदाई सत्र में इस सेमिनार के हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी जो कि हमारे सीनियर फ्रेंड हैं, दरीना दोस्त हैं, हमारे मेंटोर भी रहे हैं और बहुत स्नेह करते हैं हमसे। हमारे कॉलेज के बहुत बड़े हितैषी, ये हमने देखा है, प्राचार्य जी बेहतर जानते हैं और मैंने भी ऑब्जर्व किया, हमारे कॉलेज के बहुत बड़े हितैषी हैं। और आप मर्मज्ञ हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस अपने घर में कोई मेहमान नहीं होता, लेकिन हमारे प्राचार्य जी ये हैं ही इतने अच्छे कि इनका स्वागत करते हुए हम छटते नहीं हैं। ये फैबुलस एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो हमने ऑब्जर्व किया है, अब दैट ऑब्जर्वेशन में बात करूंगा। बेहतरीन प्रिंसिपल है, बेहतरीन इंसान है और इनका स्वागत करते समय फिर मैं शायराना हो जाता हूँ, हिंदी शायरी कहते। जंगो अमन की तारीख पर इनकी पैनी दृष्टि है, वार और पीस की हिस्ट्री पर। जंगो अमन की तारीख पर इनकी पैनी दृष्टि है। जिस कलेवर में हमारा महाविद्यालय आज है वह इन्हीं की सृष्टि है। और एकेडमिक अफेयर्स में आप बहुत ही एनकरेज करते हैं, बहुत अच्छे आप वक्ता हैं ऑन एनी सब्जेक्ट अंडर द सन, इसका गवाह हूं मैं और हमारा सारा ऑडियंस गवाह है। फाइनेस्ट स्पीकर ऑन एनी सब्जेक्ट अंडर द सन। इतिहास के तो बहुत मर्मज्ञ हैं और बड़ा कन्विंसिंगली बोलते हैं। ही ऑलवेज हैज अ न्यू इनसाइट। तो
फिर मैं पूरा कर देता हूँ अपनी नज्म को कि आज के इस प्रोग्राम पर भी आपकी ही कृपा की दृष्टि है। प्रजा जी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने डिपार्टमेंट में, आपके अपने कॉलेज में, और स्वागत है हमारे कलीग्स का, जूनियर एंड सीनियर कलीग्स का, और हमारे सारे स्टूडेंट्स का, सारे ऑडियंस का, सारे पार्टिसिपेंट्स का। डिफेंस स्टडीज के 2 illustrious असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उदय सिंह भदौरिया और मानवेंद्र, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तहे दिल से ईच एंड एवरीबॉडी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत।